इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते हैं। इतवार 22 फरवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे, ईरानी सदर का कौम से खिताब। We too will not bow our heads in the face of these difficulties. We too are committed to striving diligently to create a future filled with honor and pride for our cherished nation. मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। अफगान वजारत दिफा का पाकिस्तानी फिजाई हमलों पर रद्द अमल। बरतानवी हुकूमत का साबिक शहजादे एंड्रियो को शाही जानशीनी से हटाने के लिए कानून साजी पर गौर। जानिए ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा। पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस में क्या किरदार अदा कर सकता है? इसके नतीजे में पाकिस्तान को किस तरह के सियासी और सिक्योरिटी इश्यूज का सामना हो सकता है? और क्या इस बोर्ड ऑफ पीस और ISF से गजा में अमन का क़याम हो जाएगा? ये भी जानिए कि पुरअसरार डोनर ने 21 किलोग्राम सोने की ईंटें किस लिए अतिया कर दी। It's a staggering amount and I was speechless. नासा का 50 साल बाद खलाबाजों को चांद पर भेजने का मिशन ताखीर का शिकार। I am going to caveat that there is still pending work. लग्जरी तैयारे की खरीदारी पर पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हुकूमत तनकीद की जद में। पाकिस्तान में इन दिनों एक तैयारे की चर्चा है और ये तैयारा कोई आम तैयारा नहीं बल्कि एक बिजनेस जेट है, लग्जूरियस जेट है, बहुत ही महंगा तैयारा है। इंडियन किसान पाकिस्तान की सरहद पर लगी बाढ़ से परेशान, कहते हैं कि हमारे ट्रैक्टर यहाँ तक के रोटी सब्जी की भी चेकिंग की जाती है। मेरे पास 30 किला खेती है, जो 20 किला खेती है वो कंधा तार के पार है, तो 10 किला पीछे है। तो मेरे को इधर इतनी दिक्कत है, जो कंधा तार के पार हम जाते हैं काम करने के लिए। अभी भी मैं जा रहा हूँ, तो ये ट्रैक्टर जाएगा, मेरे को चेक हो, पहले मेरा नाम लिखेंगे, नाम लिखते लिखते आधा घंटा लग जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉपर चेकिंग होगा ट्रैक्टर का और मेरा फिजिकल चेक होगा, पूरा पगड़ी मेरी रोटी भी चेक करेंगे। पाकिस्तान की बजाय दीगर ममालिक से $6 लाख की रेत दरामद। जानिए अफगानिस्तान में बढ़ती तामीराती सरगर्मियां क्या जाहिर करती हैं, और ये भी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और क्या रोजा इस पर काबू पाने में मदद दे सकता है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान पर महदूद फौजी हमले के बारे में गौर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से होने वाली बातचीत के इख्तिताम पर एक साफी ने ट्रंप से सवाल किया कि क्या आप ईरान पर मुआहदे के लिए दबाव डालने के लिए महदूद पैमाने पर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। इस सवाल पर सदर ट्रंप ने कुछ लम्हों का वक्फा लिया और कहा, मेरे ख्याल में मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा सोच रहा हूं। Are you considering a limited military strike to pressure Iran into a deal? Thank you, press. Keep moving. Thank you. Are you considering a limited strike, sir? Thank you. Thank you. Thank you. We're exiting out the store. You are considering that? How seriously are you considering that, sir? इससे कबल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमला करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं, ताकि उस पर दबाव डाला जाए कि वो जौहरी मुआहदे के हवाले से अमेरिकी शराइत को तस्लीम करे। अखबार का कहना है कि मुमकिन कार्रवाई में महदूद पैमाने पर फौजी या सरकारी मुकामात को निशाना बनाया जाएगा। अगर तेहरान मुआहदे की तामील करने से इनकार करता है तो बाद में हमलों को वुसअत दी जाएगी, जिसका मकसद ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटना होगा। ताहम वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि सदर ट्रंप ने अभी तक किसी भी हमले के बारे में हतमी फैसला नहीं किया है, लेकिन वो एक मुख्तसर मुद्दत की मुहिम से लेकर ईरानी फौजी और सरकारी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम तक के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानब जुमे के रोज ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची का कहना था कि ईरान एक मुमकिना मुआहदे के मसवदे पर काम कर रहा है और अगले चंद दिनों में इसे अमेरिका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के हवाले कर दिया जाएगा। Negotiation
and is seeking a deal. And we are prepared for that. We are prepared for, war, and we are prepared for peace. एक तरफ जहां जेनीवा में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहीं अमेरिका ईरान के अतराफ में अपनी अफवाज की तैनाती में मुसलसल इजाफा कर रहा है। इस तैनाती में दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज USS जिराल्ड R. फोर्ड भी शामिल है, जो रफ्ता रफ्ता खित्ते की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने सरकारी टेलीविजन पर बराह रास्त नशर होने वाली एक तकरीर में कहा कि आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता हैं, लेकिन इन तमाम वसाइल के बावजूद जो वो हमें पैदा कर रहे हैं, हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। We too will not bow our heads in the face of these difficulties. We too are committed to striving diligently to create a future filled with honor and pride for our cherished nation. And as long as life courses through our veins and breath fills our lungs, we shall dedicate our very lives, making the ultimate sacrifice for our homeland. याद रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात का एक और नया दौर शुरू हो गया है, जो अब तक एक बार मुज़ाकरात की सालसी करने वाले ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत में और एक बार जिनीवा में मुल्क के कौंसल खाने में मुनक्कद हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान मुआहदे में शामिल ना हुआ तो कुछ बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वजारत दिफा ने सूबा नंगरहार और पक्तिका में मुबैना पाकिस्तानी फिजाई हमलों की मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि इन हमलों का मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। BBC पश्तो के मुताबिक वजारत दिफा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी करते हुए कहा कि ये हमले अफगानिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी, बैनुल-अक़वामी कवानीन और अच्छे हमसायगी के असूलों की खिलाफवर्जी है। बयान में मजीद कहा गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना वजारत दिफा की कौमी जिम्मेदारी है और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी पाकिस्तान पर सरहदी खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए दावा किया कि हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 17 शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। नंगरहार के जिला बहसूद में एक घर को निशाना बनाने का दावा किया गया है, जबकि पक्तिका के जिला बरमल में एक मदरसे को नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान की वजारत इतलात और नशरियात का कहना है कि खुफिया इतलात की बुनियाद पर सरहदी इलाके में कालादम TTP और दौलत इस्लामिया खुरासान से वाबस्ता शिद्दत पसंदों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक हालिया खुदकुश हमलों के बाद ये कार्रवाई कौमी सलामती के पेश नजर की गई है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को शाही जाननिशीनी से हटाने के लिए कानून साजी पर गौर किया जा रहा है। बरतानवी वजीर दिफा लियो पोलार्ड ने BBC को बताया कि पुलिस की तहकीकात के नताइज से कतई नजर ये इकदाम उठाना सही अमल होगा। अगर हुकूमत कानून साजी करने में कामयाब हो जाती है तो एंड्रयू के बादशाह बनने का इम्कान खत्म हो जाएगा। याद रहे कि बच्चों के साथ जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात रखने पर एंड्रयू से शहजादे का खिताब और दीगर मराहत भी वापस ले ली गई थी। एंड्रयू बादशाह चार्ल्स के भाई हैं। शहजादा के खिताब से महरूम होने के बावजूद वो जाननिशीनी के सिलसिले में 8वें नंबर पर हैं। जुमेरात की शाम एंड्रयू को अवामी ओहदे में बदउनवानी के शोबे में गिरफ्तार किया गया था, ताहम उन्हें तकरीबन 11 घंटे बाद रिहा कर दिया गया था। ताहम पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी है। एंड्रयू मुसलसल और सख्ती से किसी भी गलत काम में मुलव्वस होने से इनकार करते रहे हैं। BBC रेडियो से बात करते हुए पोलार्ड ने तस्दीक की कि हुकूमत साबिक शहजादे को मुमकिन तौर पर तख्त से दूर रखने के मंसूबे पर बुकिंगम पैलेस के साथ मिलकर काम कर रही है। पोलार्ड का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि इस इकदाम की तमाम पार्टियां हिमायत करेंगी। ताहम उनका कहना था कि ये एक ऐसी चीज है जो तब ही मुमकिन है जब पुलिस की तहकीकात मुकम्मल हो जाएं। सामीन, वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास हो गया है, जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की थी। ये सवाल किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान फलस्तीन के बारे में अपने देरीना मौक़िफ़ से पीछे हट सकता है और क्या इसराइल को तस्लीम करने की जानिब ये एक कदम भी हो सकता है। इन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश की है आलिया नाज़की ने। आपने गजा बोर्ड ऑफ पीस के बारे में सुना है? सदर ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, जिसका मकसद बज़ाहिर गजा में पायदार अमन का क़याम है।
اس بورڈ کے ساتھ ساتھ انفیکٹ اس کے تحت ایک بین الاقوامی فورس بھی قائم کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یا ISF، جس کا مقصد غزہ میں سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہوگا۔ پچھلے ماہ یعنی جنوری میں پاکستان نے اس بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے کی صدر ٹرمپ کی درخواست قبول کی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا کہ مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بند ہونا ضروری ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو سے پہلے لوگوں کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ملے، اور یہ بھی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ خیر، پاکستان میں کئی سیاستدان، سیاسی تجزیہ کار اور ماہرین اس سب کے بارے میں اور اس کے نتائج، اس کے اثرات کے بارے میں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت فلسطین اور فلسطینیوں کو دھوکہ دینے سے کم نہیں۔ اس پس منظر میں آج سیربین میں غزہ بورڈ آف پیس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور 2-3 اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان اس بورڈ آف پیس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کس طرح کے سیاسی اور سیکیورٹی ایشوز کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس بورڈ آف پیس اور ISF سے غزہ میں امن کا قیام ہو جائے گا؟ واشنگٹن میں ہونے والے غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں پاکستان سمیت 47 ممالک کے نمائندے شریک ہوئے ہیں اور غزہ کے مستقبل سے متعلق اہم فیصلوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے والے کئی ممالک نے غزہ کے لیے ایک ریلیف پیکج کی مد میں $7 ارب سے زیادہ رقم فراہم کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ فنڈز دینے والے ممالک میں قازقستان، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، مراکش، بحرین، قطر، سعودی عرب، ازبکستان اور کویت شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور جرمنی جیسے امریکہ کے روایتی دوستوں نے اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بورڈ کو غزہ پر عبوری حکومت کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ بورڈ کے مینڈیٹ میں تعمیر نو کی نگرانی، غزہ کو شدت پسند اثر و رسوخ سے پاک غیر فوجی علاقہ بنانا اور عبوری مدت کے دوران انصاف اور ہنگامی اختیارات کی نگرانی شامل ہے۔ بورڈ کے مینڈیٹ میں حماس کو غیر مسلح کرنا بھی شامل ہے، جس کے بارے میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ حماس کو غیر مسلح کرنے میں پاکستان شامل نہیں ہوگا۔ پاکستان صرف امن قائم رکھنے اور سوشل ورک کے لیے وہاں جانے کو تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بینیامن نیتنیاہو نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو تب تک شروع نہیں ہوگی جب تک غزہ کو غیر مسلح نہیں کر دیا جاتا۔ دوسری طرف غیر مسلح ہونے پر حماس کا موقف واضح ہے کہ حماس اسی صورت میں غیر مسلح ہونے کو تیار ہے اگر اسرائیلی فوج وہاں سے چلی جائے۔ بورڈ آف پیس کے اس افتتاحی اجلاس میں غزہ کے لیے بنائے جانے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF کے کمانڈر میجر جنرل جاسپر جیفرز نے بتایا کہ انڈونیشیا، مراکش، قازقستان، کوسوو اور البانیہ نے غزہ استحکام فورس کے لیے ہزاروں فوجی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ مصر اور اردن نے غزہ پولیس کی تربیت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب سچ تو یہ ہے کہ طاقت کے ایوانوں میں منعقد ہونے والی یہ ہائی پروفائل میٹنگز، اعلانات، ایک دوسرے کی تعریفوں سے بھری تقریریں غزہ کے زمینی حقائق سے بہت دور ہیں، جہاں امن اب بھی ایک خواب کی طرح ہے۔ کہنے کو تو جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے، لیکن غزہ کے رہنے والے ہر روز اسرائیلی حملوں اور شہری انفراسٹرکچر کی مکمل تباہی سے ڈیل کر رہے ہیں۔ غزہ میں حکام کا کہنا ہے کہ سیز فائر کے بعد کم سے کم 600 افراد اسرائیلی حملوں میں قتل کیے جا چکے ہیں۔ ایسے میں غزہ کے رہائشی اس بورڈ آف پیس اور ISF کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ انت مصدق انه في مجلس سلام، مصدق انه ترامب يعني هو بده يجي يساعدنا او بده يدافع عنا، اللي بيزود اسرائيل بكل انواع الاسلحه الفتاكه، بزودوها بالمال، بزودوها بالسياسه، بالحمايه. نامل انه يتم الاعمار بشكل سريع، وانه يعني عن جد الفلوس اللي رصدوها تروح بالاتجاه الصحيح، وانه يعني ما يصيرش يعني شو اسمه لغوصه في الموضوع بس. لا طبعا مش متفائل، لانه هذا كله على الفاضي، هذا كله كلام اعلام وعلى الفاضي ومش حيصير اعمار، وهذا مخطط طبعا هو الاحتلال والامريكان مشتركين فيه عشان ايش؟ يطلعونا من بلدنا ومن ارضنا، وحسبي الله ونعم الوكيل.
بس احنا ان شاء الله بنقول يعني تكون ساعة رحمن ويصير في اعمار، بس انا مش متفائل للاخر يعني. ऑन द ग्राउंड बोर्ड ऑफ पीस और ISF के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं और बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के किरदार के बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस या BOP और ISF आखिर हैं क्या और इनका मैंडेट क्या है। सदर ट्रंप ने अपने बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताह पिछले माह डावोस इकोनॉमिक फोरम के दौरान किया। उनका कहना था कि इसके ज़रिए वो दहाइयों से जारी तकालीफ, नस्लों पर मुहित नफ़रतों और खून रेज़ी को ख़त्म करेंगे और इस खित्ते में और पूरी दुनिया में एक खूबसूरत और कभी ख़त्म न होने वाला अमन कायम करेंगे। सदर ट्रंप के नाक़दीन कहते हैं कि ये दरअसल दूसरी आलमी जंग के बाद कायम किए जाने वाले बैन अक़वामी इदारों को ख़त्म करने और उनकी जगह ऐसे नए इदारों को बनाने की कोशिश है जिन पर सदर ट्रंप पूरी तरह हावी हो। बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया गजा में जंगबंदी के बारे में अमरीकी कोशिशों का नतीजा था, जिसकी तौसीक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद नंबर 2803 के ज़रिए की गई। इस करारदाद के मुताबिक ISF बोर्ड के तहत काम करेगी। बोर्ड ऑफ पीस सियासी और पॉलिसी सिमत का तयन और निगरानी का काम करेगा और ISF अमन मंसूबे को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगी। इस बोर्ड के बारे में सदर ट्रंप कह चुके हैं कि एक दफ़ा ये पूरी तरह बन जाए तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हम ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन वो इससे पहले एक सवाल के जवाब में ये भी कह चुके थे कि हो सकता है कि ये बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस कर ले, यानी उसकी जगह ले ले। तो क्या वाकई अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस करना इतना आसान है? मैंने यही सवाल बैन अक़वामी क़वानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफ़ी से पूछा। जी नहीं, उसकी वजह यह है कि इस तरह की गुफ्तगू तो यकीनन की जा सकती है सियासी सतह पर, लेकिन लीगली स्पीकिंग अक़वाम मुत्तहिदा का एक बड़ा वाइब्रेंट चार्टर है जो इंटैक्ट है फुली इस वक्त भी। और नॉर्मली ये होता है कि चार्टर के नीचे मैंडेट मिलते हैं UN की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के नीचे, और उसके नीचे चैप्टर 6 है, फिर उसके बाद चैप्टर 7 ऑफ द UN चार्टर है और इवन चैप्टर 8 ऑफ द UN चार्टर है। चैप्टर 7 जो है वो रेकमेंड करता है बाइंडिंग फ्रेमवर्क, और उसके नीचे जिस तरह इराक में ऑथराइज किया यूज़ ऑफ मिलिट्री को, अफगानिस्तान की जो ऑथराइजेशन थी यूज़ ऑफ मिलिट्री को चैप्टर 7 के नीचे थी, उसके नीचे भरपूर मैंडेट है। इसी तरह जो UN पीस कीपिंग है उसके लिए भी स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं और वो मैंडेट एक्सरसाइज होता है। और इसी तरह ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसके लिए भी गिवन द फैक्ट कि ये एक रीजनल अरेंजमेंट है, तो मैं ज़ाती तौर पर इसको समझता हूँ कि चैप्टर 8 ऑफ द UN चार्टर का फ्रेमवर्क के नीचे है। खैर, इस बोर्ड के चार्टर की लीक डिटेल्स के मुताबिक सदर ट्रंप इसके ताहयात चेयरमैन होंगे, सदारत को अहदा छोड़ने के बाद भी। चार्टर के तहत सदर के पास वसी इख्तियारात होंगे, मेंबर ममालिक को शामिल करने या न करने का इख्तियार, सब्सिडरी या ज़ेली इदारे बनाने या ख़त्म करने का इख्तियार, और अगर वो चाहें तो अपना सक्सेसर या जानशीन मुकर्रर करने का इख्तियार। अगर कोई मुल्क इस बोर्ड का मुस्तकिल मेंबर बनना चाहे तो वो $1 अरब की कीमत अदा करके ऐसा कर सकता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस बोर्ड ऑफ पीस में 6 अरब मुल्क, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम ममालिक ये कहकर शामिल हुए हैं कि वो ऐसा गजा की तामीर नौ के लिए कर रहे हैं, उस बोर्ड के चार्टर में गजा का जिक्र तक नहीं है। तो क्या गजा का जिक्र न होने से बोर्ड ऑफ पीस की गजा में किसी भी तरह के इक़दाम करने की कानूनी हैसियत और लीगल मैंडेट मशकूक हो जाता है? बोर्ड ऑफ पीस तो देखे ना, इट इज ड्राइंग इट्स मैंडेट फ्रॉम UNSC रेजोल्यूशन 2803, उसके नीचे पे बोर्ड ऑफ पीस है। अब जो बोर्ड ऑफ पीस का जो चार्टर है उसमें कुछ है या नहीं है वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन उसका जो कंट्रोलिंग लीगल डॉक्यूमेंट है वो चैप्टर 8 की रेजोल्यूशन है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल ने, और वो जो मैं देख रहा हूँ वो गाजा स्पेसिफिक है। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो भी यही बात कर रहा है विद इन द टेक्स्ट फ्रेमवर्क के उसने किन किन चीज़ों को लेकर आगे चलना है और कैसे वेरियस माइलस्टोन्स होंगे और कैसे ग्रेजुअली इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको रेज किया जाएगा। कुछ डिटेल्स इस तरह की भी सामने आई हैं कि सदर ट्रंप ताहयात उसके चेयरमैन रहेंगे जब वो अगर सदारत का ओहदा छोड़ दें उसके बाद भी। तो एक सवाल जहन में ये भी आता है कि क्या ये बोर्ड तब भी उतना ही मजबूत और ताकतवर होगा अगर फॉर एग्जांपल सदर वो ना रहें, सदर ट्रंप, लेकिन वो चेयरमैन फिर भी इसके रहते हैं, तो क्या तब भी ये बोर्ड इतना मजबूत और ताकतवर रहेगा और उसकी उस वक्त फिर लीगल हैसियत क्या होगी? देखिए, बोर्ड ऑफ पीस जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर एग्जिट करते हैं किसी वजह से वहां से, तो जाहिर है उसमें जो पॉलिटिकल मोमेंटम है उस पर तो फर्क आएगा।
یہ تو طے ہے کہ شخصیات جو ہیں وہ ایونچولی پولیٹیکل انیشیٹوز اور لیگل انیشیٹوز کو بھی ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن نیورتھلیس اٹ کین کنٹینیو ایز اے، جس طرح میں نے عرض کیا، ایز اے ریجنل ارینجمنٹ. اور وہ ریجنل ارینجمنٹ کے بارے میں یو این سیکورٹی کاؤنسل کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ممبر اسٹیٹس جو ہیں دے آر فری ٹو انڈر ٹیک ریجنل ارینجمنٹس. تو ممبر اسٹیٹس جو بھی اس سے بورڈ آف پیس سے منسلک ہیں، اگر وہ چاہیں گی پولیٹیکل ول ہوگی، دے کین کنٹینیو. یعنی ایک طرف خود بورڈ آف پیس کے بارے میں کئی باتیں اب بھی ایسی ہیں جو واضح نہیں، اس کے چارٹر کے بارے میں ایسی ڈیٹیلز ہیں جن پر ماہرین تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان کے لیے اس بورڈ کا حصہ بننا اپنے ساتھ کئی انٹرنل چیلنجز بھی پیش کرتا ہے. دیکھیں، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اختلاف کے تو متعدد موضوعات ہیں، لیکن فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں ملک کی ایک بہت بڑی اکثریت کی سوچ ایک سی ہے. 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے بعد پاکستان میں کیے جانے والے ایک گیلپ پول کے مطابق 91% پاکستانیوں کی حمایت غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ تھی اور صرف 2% نے کہا کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. فلسطین اور غزہ کے ساتھ پاکستان کی حمایت مساجد میں دیے جانے والے خطبوں سے غزہ اور لبنان کے لیے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ تک ہر طرف نظر آتی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کے نام پر اپنے لیے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ بورڈ آف پیس میں شامل ہو کر پاکستان اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا. کوئی اسے فلسطینیوں سے غداری قرار دے رہا ہے تو کوئی پاکستان کے لیے عالمی سطح پر اپنی اہمیت ثابت کرنے کے ایک موقع سے تعبیر کر رہا ہے. تو کیا پاکستان واقعی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دہائیوں پر محیط فلسطینی تحریک کو بٹرے کر رہا ہے، اسے دھوکہ دے رہا ہے، یا پھر یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے؟ میں نے اس بارے میں پاکستان کی سینئر سفارتکار اقوام متحدہ اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی ہے. آپ کے خیال میں ان تعریفوں کے جواب میں پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ میرا خیال ہے تعریف سے تو خارجہ پالیسی نہیں بنتی. خارجہ پالیسی تو بنتی ہے ایک ملک کے اصولوں پہ اور اس کے مفاد پہ. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کو تو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ صدر ٹرمپ کی تو عادت ہے کہ وہ ڈپلومسی اور فلیٹری کو ملا کے چلتے ہیں آگے. اچھا، ویسے اگر آپ شہباز شریف کے خطاب کے بارے میں سوچیں جو انہوں نے اس اجلاس میں کیا، انہوں نے کافی واضح الفاظ میں فلسطینی موقف پر فوکس کیا، اسے ایڈوکیٹ کیا، ایک طرح سے 2 ریاستی حل کی بات کی، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بات کی، مستقل حل کی بات کی. تو کیا ایک اچھی پیش رفت نہیں ہے یہ کہ اس طرح ایک آواز بورڈ پر ہے، موجود ہے، جو فلسطین کا موقف پیش کر رہی ہے؟ دیکھیں، آواز سے تو کام نہیں بنے گا نا. یہ بورڈ جو ہے اس کے چارٹر کے تحت تو ساری اتھارٹی تو ٹرمپ کے پاس ہے. پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس بورڈ کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس میں کون شامل ہے اور کون نہیں شامل ہے. تو سپیچ جو مرضی لیڈر کر دے وہاں، اس کا صرف اثر اپنے گھر پہ ہی ہوتا ہے، وہاں پر بورڈ کی پروسیڈنگز پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اگر آپ بورڈ کو دیکھیں تو سب سے بڑا فلا جو ہے اس بورڈ کا وہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کو ممبر بنایا ہوا ہے. اسرائیل کے پاس موقع ہوگا کہ وہ انفلوئنس کریں گے پیس پروسیس کو. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان اس وقت دہائیوں پر محیط فلسطینی تحریک کو بٹرے کر رہا ہے، جو پاکستانی سپورٹ رہا ہے اس تحریک کے لیے، اسے وہ سائڈ پہ رکھ رہا ہے، اسے دھوکہ دے رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے یہ بہت ہی اسٹرانگ ویو ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس بورڈ آف پیس کا جو سارا لگ رہا ہے کہ جو سارا ایمفسس ہے وہ پرو اسرائیل ہوگا. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں ایک ایسے ادارے کا ممبر ہونا چاہیے جو ایک سلیکٹ ادارہ ہو جس میں اسرائیل بھی ایک ممبر ہے. کچھ لوگ تو اس کو کہیں گے کہ یہ ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے بائی سٹنگ there with اسرائیل، لیکن اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے پاکستان میں، اور میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کچھ ہوگا. تو اگر ہم اس مجموعی کانٹیکسٹ میں پاکستان کی بورڈ آف پیس میں شمولیت کو دیکھیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان خود کو اس وقت امریکہ کے ساتھ ایلائی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی ساکھ
मुस्लिम दुनिया में बड़ा सिफारती किरदार और मुआशी और जियो पोलिटिकल फ़ायदों को बढ़ाना चाह रहा है। और बाज़ माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान अपनी बढ़ती हुई अहमियत को फ़लस्तीनियों के हक़ में इस्तेमाल कर सकता है। गज़ा में सीज़ फायर को मुस्तकिल करने और इमदादी सामान की तरसील को यकीनी बनाने में किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के किसी मुस्तकिल हल जैसे कि 2 रियासती हल को अमली जामा पहनाने में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में किरदार अदा कर सकता है। बोर्ड ऑफ पीस में मौसर किरदार अदा करने से पाकिस्तान आलमी सतह पर और मुस्लिम दुनिया में एक अहम प्लेयर बन सकता है और इस तरह बहुत से सिफारती और मुआशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। क्या वाकई बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से पाकिस्तान ये एडवांटेजेस हासिल कर सकता है या ये सिर्फ हवाई किले बनाने जैसा है? बोर्ड ऑफ पीस तो कोई पैसे तो नहीं बांट रही, ना वो कोई क्रेडिट दे रही है किसी मुल्क को, तो इसमें मुझे तो नहीं कोई नज़र आता। मैं तो समझती हूँ कि इसमें सफारती नुकसान है, और ये कि देखें सिर्फ विजिबिलिटी से फ़ायदे नहीं होते एक मुल्क को। आप अगर बस ज़्यादा विजिबल अगर हो इंटरनेशनल सीन पे, फ़ायदे होते आउटकम से कि आउटकम्स क्या होते हैं। तो अगर एडवांटेजेस नहीं हैं तो आपकी नज़र में रिस्क्स क्या क्या हैं जो पाकिस्तान एक्चुअली ले रहा है इस तरह इस बोर्ड का मेंबर बन के? देखिए रिस्क तो यही है ना कि जो हमारा असूली मौक़िफ़ रहा है फ़लस्तीन पे, वो अगर आगे जाके ये प्रोसेस एक ऐसी डायरेक्शन पे जाता है जहाँ वो हमारे जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो अंडरमाइन होता है, तो फिर तो ज़ाहिर है नुकसान तो होगा ना। इसीलिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, ज़रा ठहराव से काम लेना चाहिए था, वेट करना चाहिए था टू सी कि एग्जैक्टली ये बोर्ड ऑफ पीस किस रुख जाती है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें जो अमेरिका के ट्रेडिशनल एलाइज रहे हैं जैसे बरतानिया है, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया, राइट? तो आपको क्या लगता है उसकी वजह क्या है और इसकी वजह से इस बोर्ड की इफेक्टिवनेस पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए क्रेडिबिलिटी पे तो असर पड़ता है ना। अगर बोर्ड ऑफ पीस की इनविटेशंस दी गई कोई 61 मुल्कों को और उनमें से कुछ आधे से थोड़े से ज़्यादा ने कबूल की इनविटेशन और फिर वो शामिल हुए, तो जाहिर है क्रेडिबिलिटी इज़ कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। लेकिन अव्वल तो ये कि वो नाराज़ थे जो सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में कहा और नेटो के बारे में, और फिर आपको पता ही है सदर ट्रंप तो रूटीनली इंसल्ट करते हैं यूरोपियन लीडर्स को। तो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह जो उन्होंने डिक्लेयर की है, जो बयान की है पब्लिकली, वो ये है कि वो नहीं एक ऐसी फोरम में शामिल होना चाहते जो कि किसी तरह से यूएन को अंडरमाइन करेगी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रोल है वो यूजर्व करेगी। तो दिस इज द डिक्लेरेटरी पोजीशन। देखिए बोर्ड ऑफ पीस का इजलास, इसमें गज़ा की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर के वादे, माहिरीन कहते हैं कि इस सब का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक इस अमल में खुद गज़ा के लोग शामिल ना हों। बोर्ड के पहले इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म के बयान से कि गज़ा की तामीर नौ उसके गैर मुसल्लह होने के बाद शुरू होगी, ऑलरेडी ऐसा लगने लगा है कि गज़ा में बहाली के काम की शुरुआत अभी दूर है और मुस्तकिल अमन की उम्मीद भी। गज़ा के लोगों को जिस गैर यकीनी का सामना पहले था वही अब भी है। जहाँ तक इसमें पाकिस्तान के शामिल होने का ताल्लुक है तो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ पाकिस्तान के लिए कई मुश्किलात और ख़तरात भी हैं। इस फोरम में फ़लस्तीनी मौक़िफ़ सिर्फ पेश करना, इस पर बात करना शायद काफ़ी ना हो। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान इस बोर्ड की पॉलिसीज़ और फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है या फिर बात सिर्फ ज़बानी तारीफ़ों और तकरीरों तक ही महदूद रही। मेरे पास अल्फाज नहीं, ये बहुत बड़ी रकम है, मैं इस अमल की सिर्फ तारीफ ही कर सकता हूँ। ये कहना है जापान के शहर ओसाका के मेयर हाइदाकी योकोयामा का, जो एक पुरअसरार शख्स की जानिब से 21 किलोग्राम की सोने की ईंटें बतौर अतिया मिलने पर खुशी से निहाल हैं। It's a staggering amount and I was speechless. सोने की इन ईंटों की मालियत तकरीबन $36 लाख है और ये गुज़िश्ता साल एक नामालूम डोनर की जानिब से शहरी हुकूमत को दी गई हैं। ताहम उस मुखय्यर शख्स का कहना है कि वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता। जुमेरात को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर का कहना था कि ये ओसाका में पानी के पुराने पाइपों को तब्दील करने के लिए अतिये के तौर पर दी गई है। उनके बकौल इससे कबल इसी मुखय्यर शख्स ने 5 लाख यन नकद रकम भी अतिया की थी। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 30 लाख नफूस पर मुश्तमिल जापान का शहर ओसाका
मुल्क का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन बहुत से जापानी शहरों की तरह ओसाका के पानी और सीवरेज के पाइप पुराने हो रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात का खदशा रहता है। मेयर योको यामा ने पुरअसरार डोनर के बारे में मजीद कहा कि पानी के पुराने पाइप से निमटने के लिए बहुत बड़ी सरमायाकारी की जरूरत है, इसलिए मेरे पास तारीफ के सिवा कुछ नहीं। ओसाका के वाटर वर्क्स ब्यूरो के मुताबिक सन 2024 में ओसाका में सड़कों के नीचे पानी के पाइप लीक होने के 90 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए थे। शहर के वाटर वर्क्स ब्यूरो ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि वो सोने का अतिया देने वाले शख्स के शुक्रगुजार हैं और इसे बेहतरीन इस्तेमाल में लाया जाएगा। हालिया दिनों में पाकिस्तानी मीडिया में एक लग्जरी तैयारे से मुतल्लिक खबरें गर्दिश कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि यह तैयारा पंजाब हुकूमत ने खरीदा है और इसे सरकारी इस्तेमाल में लाया जाएगा। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हुकूमत की तर्जुमान ने इन दावों की वाज़ेह तरदीद नहीं की, बल्कि कहा है कि यह तैयारा पंजाब एयरलाइन मंसूबे का हिस्सा है। बीबीसी को हासिल दस्तावेजात और मालूमात के मुताबिक ये तैयारा गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सफर के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। ये तैयारा कब पाकिस्तान पहुंचा और अब तक किन मुकामात पर गया है, देखिए हमारे साथी उमर दराज नंगियाना की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में इन दिनों एक तैयारे की चर्चा है और ये तैयारा कोई आम तैयारा नहीं बल्कि एक बिजनेस जेट है, लग्जूरियस जेट है, बहुत ही महंगा तैयारा है। पाकिस्तान में मकामी मीडिया और सोशल मीडिया पर ये खबरें कुछ दिनों से सामने आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये तैयारा ख़रीदा है। हमने पंजाब हुकूमत से रब्ता किया और उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी से इस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक मकामी सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि सोशल मीडिया पर एक जहाज़ की चर्चा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अरबों मालियत का है और वो पंजाब हुकूमत ने ख़रीदा है और उसको चला रही है, तो इस बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत एक एयरलाइन पंजाब एयर के नाम से चलाने का इरादा रखती है, जिसके लिए उसे कुछ जहाज़ ख़रीदने हैं, कुछ लीज़ पर हासिल करने हैं, क्योंकि वो एक फ़्लीट बनाना चाहती है। ये उसी की एक कड़ी है और इसके बारे में मज़ीद तफसीलात वो बाद में जैसे कंफर्म होंगी फिर बताएंगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या ये तैयारा लीज़ पर लिया गया या ख़रीदा गया और ये किस किस्म का तैयारा है, इसके बारे में भी उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी हैं। इसके बारे में मकामी मीडिया के ऊपर बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो गल्फ़ स्ट्रीम कंपनी है, जो कि गल्फ़ स्ट्रीम एरोस्पेस अमेरिकी कंपनी है जो कि बिज़नेस जेट्स बनाती है, ये उसका बनाया हुआ तैयारा है जो कि बहुत जदीद है। हमने इस हवाले से कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की। एक सरकारी एहलकार जो इस बारे में मालूमात रखते हैं, उन्होंने BBC को बताया कि ये तैयारा बुनियादी तौर पर गल्फ़ स्ट्रीम G500 है, जो कि अमेरिकी कंपनी गल्फ़ स्ट्रीम एरोस्पेस का बनाया हुआ है। ये 2019 का मॉडल है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, जो कि N से शुरू होता है और S पर ख़त्म होता है। उन्होंने ये बताया कि ये तैयारा पहली मरतबा 28 दिसंबर को पाकिस्तान में लाहौर पहुंचा और उसके बाद डोमेस्टिक तौर पर तकरीबन 6 फरवरी से इसने उड़ना शुरू किया और तकरीबन 10 और 12 फरवरी के दरमियान ये लाहौर से क्वेटा और लाहौर से मियाँ वाली भी गया, जब इसका जो कॉल साइन था वो पंजाब 2 के नाम से था। उसके अलावा इस तैयारे ने, उन्होंने ये बताया कि लाहौर से इस्लामाबाद के नूर खान एयर बेस की तरफ भी सफ़र किए हैं। उन्होंने साथ ये भी बताया कि इसकी ओनरशिप जो है वो प्राइवेट है अब तक और ये पाकिस्तान में अब तक रजिस्टर नहीं हुआ है, क्योंकि जो पाकिस्तान में तैयारे रजिस्टर होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसका जो प्रीफिक्स है वो AP या J इस्तेमाल होता है, जबकि इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका प्रीफिक्स N है। गल्फ़ स्ट्रीम जो कंपनी है जो ये तैयारे तैयार करती है, उनकी वेबसाइट के मुताबिक ये इंतहाई एक लग्जूरियस तैयारा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, जिसमें बहुत आरामदेह सोफ़े हैं, डाइनिंग की फैसिलिटीज़ हैं। यानी अगर आप एक लॉन्ग हॉल फ़्लाइट के ऊपर हैं तो आप बहुत ही आराम के साथ उसके अंदर सफ़र कर सकें। और साथ ही इसके अंदर एक क्वालिटी ये भी है कि ये इंतहाई तेज़ रफ्तार के साथ एक बहुत लंबा फ़ासला भी तय कर सकता है। यानी ये बहुत ही तेज़ रफ्तार पर 8000 से ज़्यादा किलोमीटर का फ़ासला एक फ़्लाइट के अंदर तय कर सकता है। तो ये फ़ास्ट भी है और लग्जूरियस भी है, इसलिए ये बहुत महंगा भी है। इसकी कीमत उनकी वेबसाइट के मुताबिक 4.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़्यादा बताई जा रही है। इस तरह के तैयारे जो स्टेट्स के हेड्स होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर बिज़नेस टाइकून्स जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के खलाई इदारे नासा का कहना है कि हालिया जांच के दौरान कई मसाइल सामने आने के बाद खलाबाजों को चांद पर भेजने का मिशन अब 6 मार्च को रवाना नहीं हो सकेगा।
नासा का आर्टिमिस 11 मिशन 50 सालों में पहली बार खलाबाजों को चांद पर लेकर जा रहा है। जुमे के रोज खलाई एजेंसी ने कहा था कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर इस मिशन को खला में रवानगी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। ताहम शनिचर के रोज नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजक मैन ने ऐलान किया कि जांच में सामने आने वाले मसाइल का मतलब है कि मिशन की रवानगी से कबल मजीद काम करने की जरूरत पड़ेगी। वाज़ेह रहे कि 4 खलाबाजों को 10 दिन के लिए चांद की दूसरी तरफ भेजने की तैयारी की जा रही है। ये खला में इंसानों का अब तक सबसे दूर का सफर होगा। आइजक मैन का कहना है कि उन्हें अंदाजा है इस पेशरफ्त से लोग मायूस होंगे, खासतौर पर ऐसे में जब जुमेरात को तकरीबन 50 घंटे की जांच पड़ताल के बाद कोई मसला सामने नहीं आया था। ताहम जुमे के रोज नासा के इंजीनियर्स ने लॉन्च ऑपरेशन के लिए दरकार हीलियम के बहाव में रुकावट का मुशाहिदा किया था। नासा के मुताबिक हीलियम के बहाव में खलल एक संगीन तकनीकी मसला है। याद रहे कि हीलियम को ईंधन के टैंकों में दबाव बनाने और रॉकेट सिस्टम को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन रियासत पंजाब में सरहदी गांवों के किसान बरसों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरहद के नजदीक लगाई गई खारदार तारों की फेंसिंग को उनके खेतों से हटाकर पीछे लगाई जाए। वाज़ेह रहे कि किसानों की हजारों एकड़ जमीनें सरहद और फेंसिंग के दरमियान वाक़ हैं। वहां खेती करने में उन्हें किन मसाइब का सामना करना पड़ता है, जानिए शकील अख्तर से। अंग्रेज सिंह पंजाब के किसान हैं। वो अपने खेत में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उनका खेत सरहद और खारदार तारों की फेंसिंग के दरमियान वाक़ है। मेरे पास 30 किला खेती है। जो 20 किला खेती है वो कंडा तार के पार है, तो 10 किला पीछे है। तो मेरे को इधर इतनी दिक्कत है, जो कंडा तार के पार हम जाते हैं काम करने के लिए। अभी भी मैं जा रहा हूँ, तो ये ट्रैक्टर जाएगा, मेरे को चेक होगा, पहले मेरा नाम लिखेंगे, नाम लिखते लिखते आधा घंटा लग जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉपर चेकिंग होगा ट्रैक्टर का, और मेरा फिजिकल चेक होगा पूरा, पगड़ी मेरी रोटी भी चेक करेंगे। जो गेट प्रॉपर जितने लगाए हैं गवर्नमेंट ने वो पूरे खोल नहीं रही, बोलती मेरे पास नफरी नहीं है, हम कहाँ से खोलेंगे। हमारा डेली को उसका लड़ाई झगड़ा भी रहता, हम लेट हो जाते हैं, जल्दी खोलो, बोलेगा नहीं, ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पंजाब में किसानों की बहुत सारी ज़मीनें पाकिस्तान से मिलने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर और अंदर की तरफ बनाए गए फेंसिंग के दरमियान वाक़ है। वहाँ खेती करने में किसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए हम एक सरहदी गांव की तरफ जा रहे हैं। ये तरन तारन ज़िले का एक सरहदी गांव है। यहाँ बेशतर किसानों की ज़मीनें पाकिस्तान की सरहद से मिली हुई हैं। एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन सी कि फेंस जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 मीटर तो वह तो 150 मीटर पीछे लगे, लेकिन उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। फेंस लग चुकी है। फेंस लगने के बाद इन्होंने अपनी मनमर्जी से कहीं 100 मीटर रखी, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 2000 मीटर 3 तक हुई है। उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इन्होंने गेट बना रखे हैं किसान के अंदर जाने के लिए। जो गेट बनाए हैं वो गेट से ही किसान जाएगा, और जो गेट के अंदर एंट्री होगी वो भी BSF से एक कार्ड इशू होता है जिसको गेट पास कार्ड कहते हैं। उसके जरिए हम जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें आइडेंटिटी कार्ड दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंडियन पंजाब की पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल सरहद है। ये सरहद फाजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर, तरन तारन, पठानकोट और गुरदासपुर इजला से गुजरती है। ये पूरा खित्ता इंतहाई जरखेज है। यहाँ के लोगों का असल जरिए माश खेती है। यहाँ किसानों की 21,600 एकड़ ज़मीन और 10,000 एकड़ सरकारी ज़रई ज़मीन पाकिस्तान के सरहद के बिल्कुल नज़दीक वाक़ है। पंजाब में मिलिटेंसी, इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग वगैरह रोकने के लिए फेंसिंग का काम 1988 में शुरू किया गया था, लेकिन ज़मीन यहाँ पर ऊंची नीची होने के सबब बहुत सी जगह पर फेंसिंग बिल्कुल सरहद के नज़दीक है और कहीं पर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके नतीजे में किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन फेंसिंग और सरहद के बीच में रह गई। और जिन किसानों की ज़मीनें सरहद और फेंसिंग के दरमियान है, उनके लिए खेती करना आसान नहीं है। हफ्ते में 3 दिन गेट खुलता है, तो 3 दिन में लगभग 10-12 घंटे 3 दिन का ही टाइम लगा लो, 2-4 घंटे एक दिन का टाइम मिलता है, तो फसल पूरी हो नहीं पाती। कागजी कार्रवाई जो किसान है सर, उनके तो ID कार्ड बने हैं,
लेकिन अगर लेबर खड़नी है हमने, उसके लिए उनके पहले एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, फिर सरपंच के पास जाना पड़ता है उसको टेस्ट करवाने के लिए, मोहर लगाने के लिए। उसके बाद पोस्ट में बीएसएफ की जाना पड़ता है, फिर उसको कंपनी कमांडर वेरीफाई करता है। उसके बाद फिर हम गेट पर जाते हैं, फिर वो वहाँ जो गार्ड होते हैं वो उनके नाम लिखते हैं, उसको पूरा उनकी आईडी प्रूफ वगैरह लेते हैं। कम से कम मतलब कि 4-5 घंटे का प्रोसीजर यही हो जाता है। सरहदी देहातों के किसान बरसों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि खारदार तारों की फेंसिंग खेतों से हटाकर इंटरनेशनल सरहद के नज़दीक लगा दी जाए। उनका कहना है कि अब रियासत में मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है और नई टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स की मदद से स्मगलिंग और दरअंदाजी वगैरह पर बेहतर तरीके से नज़र रखी जा सकती है। जो तार कांडा के आगे, फेंसिंग के आगे जो ज़मीन हमारी रहेगी पंजाब की, हम पंजाब की बात करते हैं, 552 किलोमीटर एरिया जो बनता है पंजाब का, उसमें 21,600 एकड़ ज़मीन खेती योग्य, जिसमें हम खेती करते हैं, और 10,000 एकड़ जो सरकार की ज़मीन है वो है। तो उसमें परेशानी दिन भर दिन आई जब 90 से चल रही है। बड़ी बार मांग उठाते हैं कि ये तार लगने से हमारा नुकसान हो गया। पंजाब की रियासती हुकूमत ने भी कई बार इंडिया की मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि फेंसिंग को खेतों से हटाकर बॉर्डर के नज़दीक लगा दिया जाए। पंजाब हुकूमत का कहना है कि मरकजी हुकूमत अब किसानों के इस मुतालबे पर गौर कर रही है। तो जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने ये मामला जो केंद्र सरकार के पास उठाया, भगवंत मान जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बार उठाया कि जे इसको हल करें कंडे वाली तार को, तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि ठीक है हम करेंगे। और 2 वीक पहले जब मुख्यमंत्री साहब अमित शाह जी से मिलने गए तो उसमें ये एक डिमांड थी कि भाई आप इन किसानों का करो कुछ। तो मान साहब ने जे अमित शाह जी से उठाया था मामला, तो उन्होंने बोला कि हम इसको 200 मीटर में कर दें। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है, ये लागू हो गया तो किसानों की ये बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। 35-40 बरस पहले लगाई गई खारदार तारों की फेंसिंग भी अब पुरानी हो चुकी है और उसे बदलने की तैयारियां चल रही हैं। किसानों का कहना है कि फेंसिंग पीछे हटाने का ये एक बेहतरीन मौका है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है। अभी अरबों की फिर दोबारा ये फेंस जो है ना ठेकेदारों को दिया है, काम कर उनको कंपेल कर रहे हैं कि 31 मार्च तक ये सारी दोबारा फिर फेंस बनाओ। ले एक मेरे दिमाग ना एक चोन स्टेंट है, हमें कभी कोई मैद नहीं है, यही होगा। बाकी जो हमें खुश हैं कि आगे 150 मीटर पर रह जाएं, पर नहीं, जो तार बड़े गैपों में है वो ही बदली ये करेंगे। वो आगे भी हो रही है, जो 500 मीटर 700 मीटर 800 मीटर पर लगी है, कोई चेंज नहीं होगी। फेंसिंग को सरहद के नज़दीक ले जाने की किसानों की मांग बहुत पुरानी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फेंसिंग को सरहद के नज़दीक ले जाती है तो इससे सरहद के हज़ारों किसान बेरोक टोक और किसी सिक्योरिटी चेक के बगैर अपने खेतों में आराम से काम कर सकेंगे, जिसका उन्हें बरसों से इंतजार है। अफगानिस्तान में तामीराती और सनती सरगर्मियों में इजाफे के साथ रेत, खसूसन सिलिका रेत की दरामद में नुमाया इजाफा देखा गया है। तालिबान हुकूमत की वजारत खजाना के मुताबिक 4 साल कबल सनती रेत की दरामद सिर्फ 7 टन थी, जो 2025 में बढ़कर 3,500 टन तक पहुंच गई है। BBC से गुफ्तगू में वजारत तिजारत और सनत के हुकाम ने बताया कि रवां शमसी साल के पहले 8 माह में इलाकाई ममालिक से $6 लाख से जायद मालियत की रेत और बजरी दरामद की गई है। हुकाम के मुताबिक ईरान और चीन से सिलिका रेत की दरामद में इजाफा सनती तोसी का अक्कास है। माजी में इस रेत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से आता था, ताहम दो तरफा ताल्लुकात में कशीदगी के बाद दरामदी ज़राए तब्दील हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि सिलिका रेत शीशा, टाइल्स, साबुन और दीगर सनती मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल होती है, जबकि कुदरती रेत तामीराती शोबे में बुनियादी जुज़्व समझी जाती है। कंधार और बलख में सरगर्म तामीराती कंपनियों के मुताबिक रेत की फरोख्त में इजाफा रिहायशी और कमर्शल मंसूबों में तेजी की अलामत है। हुकाम का कहना है कि रेत निकालने वाली कंपनियां वजारत तिजारत और वजारत कानकनी के साथ रजिस्टर्ड हैं और हुकूमत को फी मौकब मीटर के हिसाब से रॉयल्टी अदा करती हैं। ताहम इस शोबे में काम करने वाली कंपनियों की दुरुस्त तादाद और हुकूमती आमदन की तफसीलात आम नहीं की गई हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में सालाना तकरीबन 50 अरब टन रेत और बजरी इस्तेमाल होती है और इसका 90% हिस्सा तामीराती सनत में जाता है।
सहरा की रेत के बरअक्स दरियाओं से हासिल की जाने वाली रेत कंक्रीट के लिए ज्यादा मौजू समझी जाती है। माहौलियाती कारकुनान खबरदार करते हैं कि रेत दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कुदरती वसीला है और इसकी गैर कानूनी कानकनी एक आलमी मसला बनती जा रही है जिसकी मालियत अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। तज्जियाकारों के मुताबिक अफगानिस्तान में रेत की दरामद और इस्तेमाल में इजाफा एक जानिब तामीराती बहाली और मुआशी सरगर्मियों की निशानदेही करता है तो दूसरी जानिब इस शोबे में शफाफियत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तकाजे भी अहम सवालात उठा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन के खिलाफ जिस्मानी मज़ाहमत की इस्तिलाह खासी आम हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये कैफियत टाइप 2 ज़ियाबतीस समेत कई मेटाबॉलिक मसाइल की बुनियाद बन सकती है। इंसुलिन एक अहम हार्मोन है जो लबलबा यानी पेंक्रियास बनाता है। इसका बुनियादी काम खून में मौजूद शुगर यानी ग्लूकोज को खुलियों तक पहुंचाना ताकि वो तवानाई के तौर पर इस्तेमाल हो सके या ज़ख़ीरा किया जा सके। लेकिन जब जिस्म के खुलिये इंसुलिन को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते तो इस कैफियत को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके नतीजे में लबलबा ज़्यादा इंसुलिन पैदा करता है और वक्त के साथ खून में शुगर की सतह बढ़ सकती है जो टाइप 2 ज़ियाबतीस का सबब बन सकती है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस से वाबस्ता मुआलिज जोसेफ फ्रैंकलिन के मुताबिक इस मसले की वजूहात में मोटापा, खसूसन पेट की चर्बी, जिस्मानी गैर फालियत, नाकिस ग़िज़ा, तनाव, नींद की कमी, जीनियाती अवामिल और बढ़ती उम्र शामिल हैं। जबकि इसकी अलामात में गैर मामूली थकावट, बार बार भूख लगना, वज़न कम करने में दुश्वारी, गर्दन या बगल में सियाह धब्बे, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में बेतरतीबी शामिल हो सकती है। अगर ये कैफियत ज़ियाबतीस में बदल जाए तो बार बार पेशाब, प्यास में इजाफा और नज़र की धुंधलाहट जैसी अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बर्मिंघम से वाबस्ता माहिर ज़ियाबतीस वसीम हनीफ के मुताबिक कुछ तहकीकात से मालूम होता है कि रोज़ा या वक्फे से भूखा रहना इंसुलिन की हसासियत बेहतर कर सकता है, खासतौर पर उन अफराद में जो मोटापे या टाइप 2 ज़ियाबतीस का शिकार हों। ताहम वो खबरदार करते हैं कि ज़ियाबतीस के मरीज रोज़ा रखने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें क्योंकि बाज़ सूरतों में ये ख़तरनाक भी हो सकता है। इंडियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नितिन कपूर के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग सब के लिए मौजू नहीं और अगर इसे तवील मुद्दती तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाया जाए तो वज़न दोबारा बढ़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक मुतवाज़न ग़िज़ा अपनाएं, बाकायदा वर्जिश करें, वज़न कम रखें, ख़ास तौर पर पेट की चर्बी, मुनासिब नींद लें और तनाव को भी कम करें। तर्ज ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ और बाज़ औक़ात अद्वियात इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले अब तक की खास खबरें। BBC पश्तो के मुताबिक गुज़िश्ता रात नंगरहार सूबे के ज़िला बहसूद के इलाके कर्दी कस में एक घर पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले में हलाक होने वाले 13 अफराद की तदफीन कर दी गई है और इस ख़ानदान के मज़ीद 5 अफराद की तलाश अभी जारी है। अफ़गान हुकाम का दावा है कि इस हमले में एक ही ख़ानदान के 18 अफराद हलाक और 5 ज़ख्मी हुए हैं। BBC पश्तो के मुताबिक गुज़िश्ता रात बहसूद के इलाके नंगरहार के होग्यानी और गनी खैल में भी फ़ज़ाई हमले किए गए। इसी तरह पक्तिका के बरमल और अरगोन में भी हमले हुए, ताहम वहां किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने नंगरहार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमलों की मजम्मत करते हुए इन्हें अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करार दिया है। करज़ई के एक्स अकाउंट पर लिखा गया, मैं हलाक होने वालों के खानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। हामिद करज़ई ने एक बार फिर पाकिस्तान पर जोर दिया कि वह अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी करे और अच्छे हमसाया ताल्लुकात और महज़ब रवैया अपनाए। इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हाकाबी के एक बयान पर इस्लामी ममालिक की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। हाकाबी ने दाएं बाजू के मुबस्सर टकर कार्लसन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अगर इसराइल मशरिक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं और इस मौक़िफ़ के लिए बाइबल का हवाला भी दिया गया था। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 14 इस्लामी ममालिक ने मुश्तरका बयान में इस बयान की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम
मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों के मुनाफी और खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि मकबूजा फ़लस्तीन या किसी और अरब सरजमीन पर इसराइल का कोई हक तस्लीम नहीं किया जा सकता और मगरबी किनारे या दीगर इलाकों के इलाक़ की किसी भी कोशिश को मुस्तरद किया जाता है। शदीद रद्द-ए-अमल के बाद हकाबी ने सोशल मीडिया पर वजाहत देते हुए कहा कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया और बाज़ साजिशी नज़रियात को पाकिस्तानी और तुर्क सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाया जा रहा है।